अब आपको यूपी टेट 2016 का जो प्रश्न कराना है, तो मैं नियमित रूप से आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस प्रीवियस ईयर का करा रहा हूँ, जितने भी विगत वर्ष में पेपर आए हुए हैं। तो गाइस, जो आप लोगों का सबसे पहला काम है, अगर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार, अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सराह रहे हैं, तो सबसे पहला काम है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जोड़ें, जो कि आपको नियमित रूप से काम करना बिना कहे, ठीक है। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए, मैं आपको बताया था उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया कि अभ्यागत में उपसर्ग कौन सा। अगर उपसर्ग की बात करेंगे तो अगर आप इसको लिखेंगे उपसर्ग, अगर आप इस वर्ड को तोड़ेंगे, उप का मतलब होता है समीप, और सर्ग का मतलब होता है रचना। अर्थात जो दो समीपवर्ती वर्डों के मेल से रचना होती है उसी को बोलते हैं उपसर्ग, ठीक है। अगर क्लियर पूछ ले कृत प्रत्ययों की संख्या की, कृत प्रत्ययों की संख्या, ठीक है, तो आप जान लीजिए कृत प्रत्ययों की जो संख्या होती है 42 होती है। अच्छा, उप का मतलब होता है समीप, अगर आप इसको तोड़ेंगे यण संधि के अभी प्लस आगत में वर्ड टूटेगा, अभ्यागत बनेगा, तो उपसर्ग पूछा है तो अभी उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है गाइस। अगर क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं प्रत्यय, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है, आपसे कभी पूछा जा सकता है कि प्रत्ययों की संख्या कितनी, 42। क्वेश्चन नंबर आप 32 देखेंगे, तो रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, तो रमण, रम प्लस अनीय में टूट कर बनेगा रमणीय, ठीक है। तो इसमें अनीय प्रत्यय होगा, इसका गाइस पहला वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर उपसर्ग और प्रत्यय देखना है तो सबसे पहले आपने जो देखा है, सुना है, पढ़ा है, वही ई आपने कहीं पढ़ा है, सुना है, देखा नहीं। रम तो है वर्ड, रम आपने पढ़ा भी होगा, देखा, लेकिन ये उपसर्ग, अड़िए कोई आपने वर्ड पढ़ा नहीं। तो जो आपने देखा नहीं, सुना नहीं, पढ़ा नहीं, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, वो न उपसर्ग हो सकते हैं न प्रत्यय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 सवय रघुनार कठार की धार में, बारन बाज सथारई, बान की प्राण उड़ाए के लक्ष्मण, लक्ष्मण लक्षण करो अहिरा समथाय, ठीक। इसमें आपसे पूछा कि रस कौन सा होगा, ठीक। अगर आप रस की बात करेंगे, ठीक, अगर रस संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा जाए, रस, रस संप्रदाय का प्रवर्तक, संप्रदाय का प्रवर्तक, तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि को माना गया है, भरत मुनि को माना गया, ठीक है। अगर रसों की संख्या पूछी जाए तो आप लगाएंगे 9, लेकिन भरत मुनि के अनुसार पूछी जाए तो 8। अभिनव गुप्त ने नवा रस दिया था, अभिनव गुप्त ने नवा रस शांत रस को दिया था, जबकि भरत मुनि इसे नहीं मानते शांत रस के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको ये बात पढ़ने के बाद लग गया होगा, वीर रस, ऐसी कोई बात आपको वीर रस की बात की नहीं जा रहा। वीर का जो स्थायी भाव होता है वो उत्साह, ठीक है। ऐसी आपको वीर रस की बात, भयानक का जो स्थायी भाव होता है वो होता है भय, ठीक है। रौद्र का जो स्थायी भाव होता है क्रोध, ठीक है। विभत्स का स्थायी भाव होता है घृणा, ठीक है। तो आप इसके अंतर्गत देखेंगे तो ये जो हो जाएगा, यहाँ पर घृणा की बात की जा रही है, तो रौद्र रस हो जाएगा, ठीक है। रौद्र का जो स्थायी, सॉरी माफ करिए, रौद्र रौद्र होगा, घृणा की मैंने बात कर दी थी। तो क्रोध जो होगा, यहाँ पर गुस्सा, गुस्सा की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो होगा इसके अंतर्गत बात किया जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना क्वेश्चन नंबर 34, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन, रज का मतलब होता है धूल कण, ठीक है। निज मन मुकुर सुधार, बरनव रघुवर विमल जस जो दायक पलचार, में छंद कौन सा है, ठीक है। आपको अगर छंद की बात की जाए, छंद के कितने भेद होते हैं, 4, ठीक। कौन कौन से, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जो छंद के अगर आपसे भेद पूछ लिया जाएगा, वर्णिक छंद हो गया, मुक्तक छंद हो गया, उसके बाद इसका प्रयोग करके छंद के टोटल 4 भेद होते हैं। तो अब आप देखेंगे कि आपको सोरठा, दोहा, बरवय, ठीक है। आप बरवय में देखेंगे 12 और 7 की यति होती है, सोरठा में 11 और 13 की यति होती है, दोहा में 13 और 11 की यति होती है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत जब आप मात्रा लगाएंगे तो बरवय में जो मात्राएं होती है वो 12 और 7 की होती है, रोला में 24 मात्राएं होती है, ठीक है। 11 और 13 की यति के साथ रोला में कुल 24 मात्राएं होती है। सोरठा में मात्राओं की जो संख्या होती है वो होती है 11 और 13, ठीक है। और दोहा में जो मात्राओं की संख्या होती है 13 और 11 होती है, ठीक है। आप ये देखने का प्रयास करिएगा, मात्राएं आप लगा लिए 2 3 4 5 6 7, 7 1 8 8 2 10 10 1 11 11, फिर उसके बाद देखेंगे 12 13
फिर देखेंगे यहाँ से यहाँ यति लगी हुई है, उसके बाद देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 1 8 8 2 10 1 11। तो आपने देखा पहले में 13 मात्राएं और दूसरे में 11 मात्राएं। तो मात्राएं लगाने के बाद जो आपकी कंडीशन पती वो पता चला दोहा है। ठीक है, इतनी चीजें आपको मैंने पूरा डेप्थ में बता दिया, तो आपको जानने की आवश्यकता। और दो होते हैं विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत, ये भी जान लीजिए, आर और रोला और कुंडलियां। आर के 24 याद रखिए, रोला और कुंडलिया में 24 मात्राएं होती हैं। तो ये चीजें आप लोग याद रखिए एक एक चीज को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखिएगा, वाक्य को शुद्ध बताना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध जानना है, तो आप पढ़ेंगे, पहला दिया है मोहन और गीता गा रही है, नहीं, गीता और मोहन गा रहा है, नहीं। जब दो लोग रहे हैं प्रयोग किया जाएगा, मोहन और गीता गा रहे हैं। ठीक है, जो ऑप्शन थर्ड होगा इसके अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर आप 36 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से हिंदी का शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। आपको इसके अंतर्गत आपको देखना है कि सबसे अंत में कौन सा आएगा। तो सबसे पहले आप सार्थकता पूरी वर्ड को देखेंगे, तो सबसे पहले आएगा कृषाणु। ठीक है, उसके बाद आएगा कृषक, उसके बाद जो वर्ड आएगा क्रम। ठीक है, क्रम के बाद आएगा क्लीव। ठीक, ये वर्ड आएगा। अब आपसे पूछा सबसे अंतिम वर्ड, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट, हर लड़का गलत करके आएगा, क्योंकि आप इतना ध्यान से देखेंगे नहीं। शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंतिम वर्ड, ये क्वेश्चन जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। ठीक, सबसे जो अंतिम वर्ड होगा वो होगा क्लीव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए। ठीक है, उसके बाद 37 नंबर देखिए, चराचरम जगत में चर और अचर का अगर समास के अंतर्गत बात की जाए, गाइस समास के जो भेद होते हैं 6 होते हैं। मुख्यतः अगर बात की जाए, मुख्यतः के अंतर्गत 4 होते हैं। तो आपको मैंने बता दिया है, समास में दो शब्दों का मेल होता है, और समास के अंतर्गत समास का विग्रह किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये सब आपको बातें पता होती हैं। और कर्मधाराएं में विशेषण विशेष से बनता है, विशेषण विशेषण विशेष की कंडीशन होती है। ठीक है, और बहुब्रीहि में कोई अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। चर और अचर में यहाँ टूटेगा अचर और चर। ठीक है, तो इसके अंतर्गत टूटकर ये बात हो जाएगी। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि शब्द की अर्थ की स्पष्टता के लिए कौन सा तरीका सबसे शुद्ध होता। अगर आपको शब्द का स्पष्ट करना है तो सबसे शुद्ध तरीका है गाइस कि आप एक वाक्य का प्रयोग करें, उसके बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, भाषा शिक्षण पद्धति के लिए ठीक है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ सीडीपीए का है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाषा शिक्षण जो है कौन सी पद्धति नहीं है। किंडमालकर है, मार्शनेट है, ड्रैक्राली है। ठीक है, ये वाली जो अभिक्रमिक अनुदेशक प्रणाली आपको नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपको ये बताना है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाती है। ठीक है, आप सभी लोग इसको जानते होंगे क्वेश्चन को। अगर इस तरह का क्वेश्चन बात की तो कोई भारतीय की बात की जाएगी तो महात्मा गांधी। ठीक, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। व्याकरण शिक्षण में कौन सा उपयुक्त नहीं है, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर देखिए, आगम, आगम का मतलब था सीखा, सीखना। निगमन ये भी सिखाया जाता, आवृत्त कृत ये भी सिखाई जाती, लेकिन कक्षा विनयक नहीं सिखाया जाता है कि कक्षा में आप उनसे एक दूसरे से क्या करें, अलगाव की बात करें, ये सब नहीं सिखाया जाता। अब आपको देखना, आनंद आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो आपको ये देखना है कि आनंद कादम्बिनी का जो प्रकाशन होता था गाइस, ये 1881 से पत्रिका निकलना शुरू हुई थी मिर्जापुर से। इसको निकालते थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, ये मिर्जापुर से पत्रिका निकलती थी। लखनऊ से जो पत्रिका निकलती थी उसका नाम था तद्भव। 1999 के अंतर्गत ये निकलती थी, इसका प्रकाशन करते थे अखिलेश तिवारी। ठीक है, एक एक चीज वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तिवारी करते थे इसका प्रकाशन। इलाहाबाद से जो निकलती थी, इलाहाबाद से भी पत्रिकाएं निकलती थी। उसके बाद आप देखेंगे जो बाल मुकुंद गुप्त थे, उनकी पत्रिका इलाहाबाद से निकलती थी। बनारस से बहुत सारी पत्रिकाएं निकली। उसके बाद जो आदम कादम्बिनी का जो प्रकाशन हुआ है मिर्जापुर से 1881 के अंतर्गत, इसका वहां से निकलती थी पत्रिका। उसके बाद क्वेश्चन, आदिकाल की रचना है, आदिकालीन रचनाएं आपको छत्रसाल दशक, ये भूषण की रचना है। तो ठीक है, भूषण इसके कभी नहीं है, भूषण की ये रचना है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे दीख सीखा, महादेवी वर्मा की रचना है। जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा की रचना, इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनको 1982 के अंतर्गत
यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और 1982 के बाद संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा, आप इसको भी याद रखिएगा। अखरावट जो है भक्त काल की रचना है, ठीक है, भक्ति काल की रचना है, ठीक है। कुमार रासो जो है आदिकालीन रचनाएं है। और कुमार रासो की जो रचना की थी वो किसने की थी, ठीक है, कुमार रासो की जो रचना की थी वो की थी दलपति विजय ने, दलपति विजय। और अखरावट जो थी वो किसने लिखा था, ये अखरावट भक्तकाल की रचना थी, ठीक है। आपको ये सब चीजें याद रखना होगा, ठीक। एक एक चीजों को इतना डेप्थ में बता रहा हूँ तो आपको मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर इस बार बहुत ही शानदार होगा। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य के कथन के अंतर्गत आता है पूर्वगान के पश्चात नहीं, प्रस्तावना के पश्चात आदर्शवाच के पश्चात मौनवाचक। तो प्रस्तावना के अंतर्गत आप गद्य की योजनाओं के अंतर्गत देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो होगा वो 44 का बी होगा, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा। आप इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देखेंगे कई निबंध संग्रह है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कई हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये पुस्तक है। आलोक पर्व जो है ये हजारी प्रसाद की रचना है, ठीक है, हजारी प्रसाद की रचना है। और छड़ बोले कण मुस्काए यज्ञ की रचना है, आप लोग जानते रहिएगा। कितनी नाव में कितनी बार इनके लिए माटी की फूल, ये भी रचना है, ठीक है। चिंतामणि जो है निबंध संग्रह है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। और इनकी जो निबंध संग्रह की बात करें तो इनका एक रचना है यश, ठीक है, क्रोध, ईर्ष्या, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे घृणा। फिर इसकी अगर बात की जाएगी उत्साह, ये सब इनके निबंध संग्रह के अंतर्गत बात की जाएगी। एक और इनका निबंध संग्रह करुणा, ठीक है। तो ये सब इनके निबंध संग्रह चिंतामणि है इनका जो निबंध संग्रह के अंतर्गत, ठीक है। राष्ट्रवादी रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, राष्ट्रवादी कवि इन्हें कहा जाता है, राष्ट्रवादी कवि किसे, दिनकर को कहा जाता है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जानिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 22 मई 1961 के अंतर्गत, ठीक है। 50वें जन्मदिन पर साहू शांति प्रसाद के जैन के परिवार वालों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की थी, ठीक है। जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1965 के अंतर्गत वो मिला था जी शंकर कुरूप को, जी शंकर कुरूप को, ठीक है। ये मलयालम कवि थी, इनकी जो रचना थी ओट्टकल थी, ठीक है, इनकी जो पहली रचना थी वो ओट्टकल थी। जब ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई तो प्रारंभ में इसके 1 लाख रुपए दिए जाते थे, गाइस आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब जो वर्तमान में इसकी जो राशि दी जाती है वो 11 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है। अब तक हिंदी के कुल 10 कवियों को 10 बार में 11 कवियों को दिया गया है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, हिंदी के कुल 10 कवियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। जो पहला ज्ञानपीठ दिया गया था 1968 के अंतर्गत पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक, चिदम्बरा के लिए, चिदम्बरा के लिए दिया गया था, ठीक, चिदम्बरा के लिए दिया गया था। अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तो पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली कौन थी, तो आशा पूर्णा देवी थी। आशा पूर्णा देवी पहली ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला थी, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला, ठीक है। अभी आप देखेंगे 2021 और 22 का ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। तो जो 2021 और 22 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है 56वां दिया गया है वो नीलमणि फूकन को दिया गया है, नीलमणि फूकन को दिया गया है। और 57वां जो दिया गया है दामोदर मावजे को दिया गया है, ठीक है, दामोदर मावजे को दिया गया। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप जब नी मणि पा जाएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, मौज करने लगेंगे, ठीक है। तो आप इसके बाद याद रखिएगा ये जो थे ये असमिया कवि थे, ठीक है, असमिया कवि थे, ये असमिया कवि थे, आप इसको याद रखिएगा, एक एक चीजों को मैंने बताया है। और दामोदर मावजे ये कोंकणी भाषा के कवि थे, ठीक है, कोंकणी भाषा के। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अब जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है वो कुल 23 भाषाओं के लिए जाता है, क्योंकि पहले मान्यता प्राप्त 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं थी उसके लिए दिया जाता था, अब इंग्लिश के लिए भी दिया जाता है। तो इस चीज को आप लोग पूरी तरह से, मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बता दिया, ठीक है। आपको पूरी तरह से इसको डेप्थ में मैंने जितना जानकारी थी आपको मैंने बताया, बहुत सारी चीज अभी बताने की आवश्यकता है लेकिन उसके बाद जाइएगा। और सब पहले जो दिया जाता था एकल के लिए जाता था, 1982 के बाद संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा, ठीक है। उसके बाद बताते हैं निरामिष किसे कहते हैं। निरा का मतलब होता है रहित, निरा का मतलब होता है रहित, और मिष का मतलब होता है मांस, मांस रहित भोजन होता है उसे क्या बोलते हैं, निरामिष, ठीक है। मोज की इच्छा रखने वाला उसे क्या कहते हैं, मुमुक्ष,
देखिए, मोच का इच्छुक जो होता है उसे कहते हैं मूर्छिक। रात में विचरण करने वाला राक्षस होता है, या नभ में विचरण करने वाला उसे बोलते हैं खेचर। मृत्यु की इच्छा रखने वाला मुमूर्ष बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा शहद कैसा शब्द है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोगों को कराया था। शहद जो है आगत वर्ड के अंतर्गत आता है। आगत वर्ड होते क्या है जान लीजिए। देखिए, अब आगत वर्ड जो होते हैं, जो ये वर्ड आते हैं, ये आगत वर्ड के अंतर्गत आता है। जैसे आप लिखिए डॉक्टर, मास्टर, ठीक है, तो ये सब आगत वर्ड के अंतर्गत आएंगे। ये चीज आप लोग याद रखिएगा प्लीज। वनिता किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। वनिता जो होता है गाइस, वनिता स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। जंगल का जो पर्यायवाची अगर आप देखेंगे, ये होता है कांतार, अटवी, ठीक है, वन, कानन, कुसुम, ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत होता है, ठीक है। व्यवसायिक का जो होता है वणिक होता है, वणिक, ठीक है, ये सब होता है वनिता स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आपको बताना है सूर्य का जो पर्यायवाची होता है। अब आपको बताना है मुकुंद किसका पर्यायवाची। मुकुंद जो होता है गाइस, वो होता है विष्णु का पर्यायवाची। अगर आप इसके अंतर्गत और देखेंगे पर्यायवाची, तो होता है केशव, ठीक है, केशव, गोविंद, गोविंद हो गया, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे उपेंद्र हो जाएगा, इन्हीं का पर्यायवाची। दामोदर भी इन्हीं का पर्यायवाची होता है, ठीक है। ये चीजें आप लोग जानते रहिए। शिव का जो सूर्य का पर्यायवाची होता है भानु, दिवाकर, सूरज, मार्तंड, आदित्य, आदित्य, ठीक है। अगर आपको कभी भी सूर्य के पर्यायवाची में आप जा जोड़ देंगे, जैसे अर्कजा, भानुजा, सूर्यजा, तो किसका पर्यायवाची हो जाएगा, सूर्य की पुत्री का, ठीक है। कामदेव का जो पर्यायवाची होता है वो होता है मार, अनंग, रतपति, ये सब कामदेव के पर्यायवाची होते हैं गाइस, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर देखिएगा, काहे रे नाल तू कुमलानी, तेरे पर नाय सरोवर पानी। ये किसकी पंक्तियां हैं, तो ये जो गाइस पंक्तियां हैं, ये कबीर की पंक्तियां हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, करपट। करपट जो होता है कपड़े को बोला जाता है, करपट कपड़े का तद्भव होता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, तो बारात और बसंत आपको बताया गया था, ठीक है। आप अर्ध स्वर के अंतर्गत बात करेंगे। अर्ध स्वर होता है जैसे या और आप लिखते हैं गई, ठीक, तो आप गई इस तरह भी लिखते हैं, आप गई इस तरह भी लिखते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है वो, ठीक है। जैसे आप लिखते हैं यूवी, आपने लिखा यूवी, आपने लिखा यूवी, ठीक है, तो बात यही, इसीलिए इसको स्वर और अर्ध स्वर के अंतर्गत दोनों रखा जाता है, ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है। आपको बताना है अपराधी का अपना दाढ़ी खुजलाना, अपराधी शंकाग्रस्त रहता है, ठीक है। उसके बाद जो अपराधी होता है वो गाइस क्या होता है, शंकाग्रस्त होता है। क्वेश्चन नंबर 56 का देखिएगा, एक बार कही बात को दोहराने के लिए क्या कहा जाता है, मतलब आपने किसी चीज को कहा, उसको दोहराने के लिए क्या कहा जाएगा, उसको कहते हैं पृष्ठ प्रेषण, ठीक है। प्रेषण का मतलब होता है, पृष्ठ का मतलब होता है बार बार, प्रेषण का मतलब होता है दोहराना, अर्थात किसी बात को बार बार दोहराने को क्या कहलाता है, पृष्ठ प्रेषण कहा जाता है। बुद्धहीन शब्द की व्याकरण के जैसे किस वर्ग के अंतर्गत आए। अगर आपको बुद्धहीन वर्ड को जानना है तो संज्ञा, संज्ञा हो नहीं सकता, सर्वनाम विशेष कुछ है नहीं। अगर आपको क्रिया और विशेषण बुद्धहीन, अब आप इसके बाद एक उचित संज्ञा का प्रयोग करिए, बुद्धहीन व्यक्ति, तो व्यक्ति की जो विशेषता का बताने लगा वो कैसा व्यक्ति, बुद्धहीन, तो इसके अंतर्गत जो काम करेगा वो विशेषण के अंतर्गत काम का प्रयोग होगा, ठीक है। छत से ईंट गिरी, अगर कारक की बात किया जाएगा, कारक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कारक होते हैं 8। अगर कभी किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार पूछ दिया जाएगा तो कारक होते हैं 6 इसके अंतर्गत, ठीक है। अगर कभी भी आपको अलगाव की भावना, जैसे छत से ईंट गिरी, तो ईंट छत से क्या हो रही, छत फिक्स है उससे ईंट गिर रही, अलगाव की भावना का बोध होता है, तो वहां होता है अपादान कारक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, महोर्म कैसा, तो यहाँ से मिलेगा महा प्लस उर्म के अंतर्गत, उर्म का मतलब होता है लहर, ठीक। इसका जो दूसरा पर्यायवाची है वीज, दुकूल, ठीक है, ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं। इतनी चीज आपको मैंने क्लियर करा दी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, समष्ट का विलोम बताना है। समष्ट का जो गाइस विलोम होगा वो होगा व्यष्टि, ठीक है। तो मैंने टोटल आपको 30 क्वेश्चन की श्रृंखला पूरी कराई। तो गाइज आज के लिए रखते हैं इतना, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।